Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone. Chapter 2, Final Accounts of Partnership. फर्म. अब ये चैप्टर वेटेज जो है इसका 11 मार्क्स का है और सबसे ज़्यादा अगर अकाउंट्स में ट्रबल करने वाली कोई चीज़ होती है तो वो होती है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कंपनीज के जो फाइनल अकाउंट्स है वो भी इतने ज़्यादा ट्रबल्स नहीं करते जितने पार्टनरशिप में करते हैं. द ओनली रीज़न इज़ ऑल द एडजस्टमेंट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट्स इतने सारे होते हैं, उसकी इफ़ेक्ट्स कहाँ करनी है कहाँ नहीं ये आपको पता नहीं रहता. तो यही मेन रीज़न होता है कि आपको पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स टफ लगता है. अब जनरली आपको फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस के अंदर क्या देते हैं? ट्रायल बैलेंस देते हैं. एंड क्या देते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स. अब ये एडजस्टमेंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, उसके ऊपर से हमें प्रिपेयर करने होते हैं कुछ अकाउंट्स, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट. ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमें लेके चलना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. इसको लेके चलना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. ये अकाउंट ऐड हुआ, ये आपका 11th में नहीं बनता था, अभी 12th में बनेगा. द रीज़न इज़ 11th में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट आया उसको एप्रोप्रिएट या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं थी. तो इसीलिए हम जो भी प्रॉफिट आया उसको सीधे ले चलते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे. मतलब कि बैलेंस शीट में कैपिटल में सीधा ऐड कर देते थे. अगर लॉस आता था तो सीधा कैपिटल से माइनस कर देते थे. जबकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि अलग अलग पार्टनर्स होते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से किया जाता है. तो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, इसलिए हमें इसमें एप्रोप्रिएशन बनाना कंपलसरी होता है. अब आप लोग सोचोगे कि अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही करना था तो उसको तो आप P&L अकाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, राइट. बट ये एप्रोप्रिएशन है, नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन. एप्रोप्रिएशन का मतलब है ये जो प्रॉफिट है कुछ पार्टनर को सैलरी के फॉर्म में जाता है, कुछ पार्टनर्स को कमीशन के फॉर्म में जाता है, किसी को बोनस के फॉर्म में जाता है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में जाता है, किसी को इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स के फॉर्म में जाता है, राइट. तो अलग अलग तरीके से प्रॉफिट आपको मिलता है. जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से अलग अलग फॉर्म में अलग अलग पार्टनर्स को अमाउंट देनी होती है. तो इसीलिए हम जो भी अमाउंट पार्टनर्स को देनी है या जो भी अमाउंट पार्टनर से रिसीव करनी है उसके लिए क्या बनाते हैं? तो उसके लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन से अपने को मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि सभी को सब कुछ देने के बाद जो बच गया वो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लाइक किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो तो लगभग हर एक को मिलेगा. कभी कभी ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी लेना होता है तो वो भी ले लेंगे. तो पार्टनर्स को चाहे आप कुछ पे करो या उनसे कुछ रिसीव करो, उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन बनाना है. किसी को सैलरी मिलेगी, किसी को बोनस, किसी को कमीशन, डिपेंड करता है कौन कैसी सिचुएशन में है. किसी के कारण सेल ज़्यादा होता है तो उनको कमीशन दिया जाता है. अगर कोई बिजनेस को फुल्ली मैनेज कर रहा है तो उसको सैलरी दी जाती है. तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग पार्टनर को सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. इसके लिए हमने बनाया एप्रोप्रिएशन. फिर जो बचा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. ये डिविजिबल प्रॉफिट को ले चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में.
और ये कैपिटल अकाउंट हम ले जाएंगे, सॉरी, इससे हमें मिलेगा बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं, उसको ले चलेंगे हम बैलेंस शीट में एंड एज अ नेम बैलेंस शीट मस्ट बी बैलेंस्ड टेली। उससे हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, अगर वहाँ से कुछ डिफरेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ मार्क्स। क्या कहते हैं उसको? लॉस ऑफ मार्क्स। बैलेंस शीट टैली होना कंपलसरी है। हंसी आ रही है तो हंस लो, पर बैलेंस शीट मस्ट बी टैली, ठीक है? बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए। अगर उधर कुछ डिफरेंस मिला दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ मार्क्स, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जिस तरीके से मैं आपको ये पूरा फाइनल अकाउंट्स कैसे करेंगे उसकी मेथड बताती हूँ, उसी को फॉलो कीजिए। ये 5 अकाउंट्स बनेंगे जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, और एक चीज़ रह गई, ये जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसमें फिक्स्ड कैपिटल होती है और दूसरा होता है जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग, इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। फिक्स कैपिटल जो है उसमें 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक बनेगा करंट और दूसरा बनेगा कैपिटल। यहाँ पे ओपनिंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग होता है। सारे एडजस्टमेंट्स, सारे एंट्रीज कहाँ पे होगी? करंट में, ठीक है? तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। 1 मार्क में आपको पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर देयर, तो 2 टाइप्स है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन सवाल आता है, कुछ लोगों को जब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बैलेंसेस साथ में दिए होते हैं तो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई विच वन इज विच। लाइक डेबिट बैलेंस वाला डेटर है या क्रेडिट बैलेंस वाला डेटर है, डेबिट वाली कैपिटल है या क्रेडिट वाला कैपिटल है, यही समझ नहीं आता तो आगे सम करने का चांसेस फिर होता ही नहीं है। अगर एक भी उसमें से आपने गलत जगह पे रख दिया, लाइक बिल रिसीवेबल्स है एंड बिल्स पेएबल है, तो विच वन इज बिल रिसीवेबल, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? अगर आपको यही समझ नहीं आता देन ऑब्वियसली फिर एक आध एंट्री भी आपने गलत कर दी तो आपका आंसर लास्ट में टैली नहीं होगा। फिर आप अफवाहें फैलाते हो कि बैलेंस शीट तो वैसे भी हमारी कभी टैली नहीं होती और ना ही होने वाली है, तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है? चलो तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेबिट होगी और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रेडिट होगी, ठीक है? डेबिट बैलेंस कौन से होते हैं और क्रेडिट बैलेंस कौन से होते हैं? देखना, अभी आपको मन में ऐसा लगेगा ये तो हमको भी पता था, ये तो हमको भी पता था। जब सम करते हो तब मैं पूछूं बिल रिसीवेबल की अमाउंट तो बोले जो क्रेडिट साइड वाली है वो बोल दोगे, या बिल्स पेएबल की तो डेबिट वाली बोल दोगे, परचेज तो क्रेडिट वाली बोल दोगे। ऐसा तब उलट पुलट करोगे। अभी जैसे मैं लिखूंगी आपको लगेगा ये तो समझ में आता है, ठीक है? चलो ड्राइंग देखो, लगा ना कि ये तो डेबिट ही होता है ना, और कैपिटल वो तो क्रेडिट ही होती है। चलो उसके बाद परचेज एंड सेल्स वो क्रेडिट होता है। सामने सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न के बदले आप ये भी बोल सकते हो गुड्स रिटर्न क्रेडिट, गुड्स रिटर्न क्रेडिट, या परचेज रिटर्न को बोलते हैं गुड्स रिटर्न डेबिट।
अब आपको ये लगता है कि गुड्स रिटर्न डेबिट यानी ऑब्वियसली डेबिट वाला होगा, गुड्स रिटर्न क्रेडिट यानी क्रेडिट वाला होगा, बट यहाँ पे उल्टा है, गुड्स रिटर्न क्रेडिट डेबिट वाला अमाउंट होगा, गुड्स रिटर्न डेबिट का क्रेडिट वाला अमाउंट होगा। ठीक है, गुड्स रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न यानी गुड्स आया, वापस आया, तो उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और रिटर्न आउटवर्ड यानी बाहर गया। ठीक है, कभी सिर्फ गुड्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, तो परचेज एंड सेल्स मानने का, गुड्स अकाउंट्स मतलब सेल एंड परचेज। बहुत ज़्यादा पेपर को ट्विस्ट करने की मन है तो सेल एंड परचेज लिखने के बदले आपको गुड्स अकाउंट लिख के देंगे और उसमें क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड दोनों में अमाउंट लिखी होगी, तो डेबिट वाले को परचेज मानने का, क्रेडिट वाले को सेल मानने का। गुड्स रिटर्न अकाउंट सिर्फ इतना भी लिख के दे सकते हैं, तो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न। चलो आगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कहने का मतलब है जो भी एक्सपेंस और एसेट्स होती है वो डेबिट होते हैं, जो भी लायबिलिटी, प्रोविजन एंड इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। तो याद रखने का, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम विल बी क्रेडिट। बैड डेट डेबिट होता है और साथ में बैड डेट रिजर्व अगर दिया है तो वो क्रेडिट होगा। फिर एक ये बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखना, ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ यानी कंपनी अपने तरफ से जो पीएफ फंड में इन्वेस्ट करती है वो, यानी वो उसका एक्सपेंस है, ये कहाँ जाता है, ये P&L में डेबिट होता है। दूसरा सामने होता है प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, ये लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट है। फिर एक होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ, पीएफ का इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा है, जो एम्प्लॉयज का पैसा है, ये जो लायबिलिटी है इसके सामने ये इन्वेस्टमेंट करा होता है, मतलब पैसा वो गवर्नमेंट के पास पड़ा है, तो वो एसेट साइड जाएगा। एंड फिर एक होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ, तो वो कहाँ जाएगा, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लायबिलिटी। अब गलती ये होती है, इसको आप इनकम मान लेते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इनकम है, बट ये एक्चुअली फर्म को इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है, ये एक लायबिलिटी है। ये जो भी इंटरेस्ट होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं, जब भी एम्प्लॉयज़ जाएंगे तब उनको ये पैसा देना है। फिर एक याद रखना, जब कैश एंड बैंक दोनों साथ में दिया है तो डेबिट वाला कैश होगा और क्रेडिट वाला बीओडी होगा। क्रेडिट वाला बैंक है वो बीओडी होगा, यानी याद रखना है बैंक बैलेंस अगर होगा तो वो डेबिट साइड दिया होगा, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा तो वो क्रेडिट साइड दिया होगा। सो बैंक बैलेंस मे बी योर एसेट्स, मे बी योर लायबिलिटी। क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी है, डेबिट साइड है तो एसेट्स हैं। चलो क्लियर है। इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर साथ में दिया है तो वो क्रेडिट होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन वो खर्चा है तो डेबिट होता है, जबकि लोन वो लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी। तो इतने बैलेंसेस अगर आप याद कर लोगे, बिलीव मी आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी अमाउंट क्या होती है। ठीक है।